So this is our new chapter, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ ये एनसीईआरटी में भी है और सेम नाम अपने ये न्यू सिलेबस के स्टेट बोर्ड के बुक में भी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। अभी ये एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड में दोनों भी ये चैप्टर है, लेकिन जो न्यू स्टेट बोर्ड का सिलेबस आया है उसके अंदर थोड़ा सा ये अच्छा सा डीप में और पॉइंट वाइज से दिया हुआ है। तो इसके लिए हम स्टेट बोर्ड का ही बुक रेफ़र करेंगे और आप लोग साथ में एनसीईआरटी का भी बुक रेफ़र करो, और उसमें कोई अगर डाउट होता है या कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता है तो मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछो। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, तो अभी इसमें जैसे कि इसके नाम के हिसाब से पहले ये है कि हेल्थ और उसके बाद डिसीज़। तो देन फर्स्ट वी शुड नो बिफोर नोइंग व्हाट इज़ डिसीज़ दैट व्हाट इज़ हेल्थ। पहले हेल्थ क्या है ये मालूम होना ज़रूरी है, तो उसके बाद अपने को मालूम करेंगे अपन कि डिसीज़ क्या होता है। तो हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग फिज़िकली यानी कि उसको ताप बुखार वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, मेंटल यानी कि उसका दिमागी संतुलन भी ठीक रहना चाहिए, दिमाग का उसका कंडीशन सही होना चाहिए, एंड सोशल वेलबींग यानी कि वो सोसाइटी में भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, उसको बुखार नहीं है, वो दिमाग से भी अच्छा है, खाने को अच्छा है, जो दिए वो खाता है, ख़राब नहीं खाता है, लेकिन अगर उसके पास कोई जाता है तो उसको झगड़ के उसको मारता है, उसको पत्थर फेंक के मारता है, करता है, तो देन ही आल्सो बी कंसिडर एज ए डिसीज्ड पर्सन। तो खाली कोई बुखार या बीमारी नहीं होना ही हेल्थ नहीं होता है, उसका मेंटल कंडीशन भी अच्छा होना पड़ता है और वही आदमी का सोशल बिहेवियर भी अच्छा होना पड़ता है। देन एंड देन ओनली वी विल कंसिडर हिम और हर एज ए हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो अब ये डिसीज़ क्यों होते हैं या फिर हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्यों आते हैं? तो हेल्थ को प्रॉब्लम आने के लिए मेन 3 रीज़न है। फर्स्ट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरा है इन्फेक्शन एंड थर्ड इज़ लाइफस्टाइल। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो जो है ये जो अपन बोलते हैं इसको अनुवांशिकता, जो अपन ने पहला चैप्टर लिया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर अपन ने देखा कि देयर आर वेरियस डिसीजेस विच आर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ जीन्स वगैरह, अपन ने वो चैप्टर में डिटेल लिया है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो है, ये पर्सन के अंदर उनके अनुवांशिकता के हिसाब से आएंगे ही, एंड देयर इज़ नो परमानेंट क्यूर फॉर दिस डिसऑर्डर। वी हैव सीन इन दिस चैप्टर फॉर एग्जाम्पल इन सिकल सेल एनीमिया कि कोई भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो है इन्फेक्शन और तीसरा है लाइफस्टाइल। इन्फेक्शन तो आजकल अपन देख रहे हैं कि कोरोना वगैरह जो चल रहा है उसका जो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, हाथ में मिलाने का, ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह, तो ये इन्फेक्शन जो होता है ये कोई कीटाणु या जीवाणु की लागन होने के कारण ये डिसीज़ एक दूसरे से फैलता है, एक से दूसरे को फैलता है। और लाइफस्टाइल वाला जो ऑप्शन है, लाइफस्टाइल यानी कि अपनी जीवनचर्या, अपन थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस कम कर लिए हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, सीडेंट्री लाइफ वगैरह, जंक फूड वगैरह, तो उसके कारण भी कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं। तो ये तीनों रीज़न में से अपने को मेन रीज़न ये देखने का है पहले, दैट इज़ कि इन्फेक्शन क्या है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर तो वो आएंगे ही, उसमें कोई चेंज नहीं होएगा या फिर उसको अपन कोई कम नहीं कर सकते हैं। दूसरा लाइफस्टाइल, तो ठीक है, लाइफस्टाइल अपन ने देख लिया कि अपने दिनचर्या में क्या अपने को हेल्दी हैबिट्स फॉलो करना है, वो करके अपन करेंगे। लेकिन जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन यानी कि जीवाणु या कीटाणु की लागन है, तो इसको रोकने के लिए, इसको लड़ने के लिए, ये इन्फेक्शन के लिए अपने बॉडी में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट अपने को भगवान ने दिया है वो है इम्यूनिटी। इसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, और ये रोग प्रतिकारक शक्ति अपने बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम चलता है जो ये इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। अब ये सिस्टम क्या है, कैसे है, और इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है, कैटेगरी क्या है, ये देखने के लिए पहले अपन इसका इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद एक एक कैटेगरी को डीपली स्टडी करेंगे। तो इस इम्यूनिटी को क्लासीफाई करने के लिए पहले आप ये देख लो इम्यूनिटी का मतलब। Immunity means the general ability of the body to recognize, neutralize and eliminate foreign substances
और रेजिस्ट ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन और डिसीज़। मतलब इम्यूनिटी एक ऐसी जनरल एबिलिटी है बॉडी की जो कि रिकग्नाइज यानी कि ओळखना पहचानना, पहचानेगी, न्यूट्रलाइज यानी कि जो उसका विष है पैथोजन का उसको नॉर्मलाइज करेगी या फिर पैथोजन को ही डिस्ट्रॉय करेगी, एंड एलिमिनेट करेगी पर्टिकुलर इन्फेक्शन। मतलब कोई एक इन्फेक्शन हुआ है तो उसको बॉडी से बाहर निकालेगी और डिसीज़ को भी होने से रेजिस्ट करेगी, जिसको अपन नॉर्मल में बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति। ठीक है, इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है इसको अपन डीपली क्लासीफाई करेंगे। सो वी विल सी द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो बेसिकली इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप, इनेट इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अभी पहले ये दोनों का मतलब समझना ज़रूरी है। इनेट यानी कि जो अपने को बाय बर्थ मिलती है, जो अपने को बाय बर्थ मिलती है उसको बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। और जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अक्वायर्ड यानी कि जो अपने को बर्थ के बाद अपन ने अक्वायर्ड किए हुए होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी इसके एग्जांपल के जैसे कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद से ही उसको दोनों आँख बंद करना पहले से ही आता है, कि कोई बच्चे के छोटे से छोटे बच्चे के भी अपन आँख के सामने हाथ लेके जाएंगे या कुछ फेंकेंगे उसके तरफ तो वो दोनों आँख बंद कर लेगा। तो ये एबिलिटी उसके अंदर बर्थ से ही आई, सो दैट विल बी कॉल्ड एज इनेट। और जैसा अपन बंद करते हैं, एक आँख बंद करते हैं, तो एक आँख बंद करना ये बच्चा बड़ा होने के बाद प्रैक्टिस करके एक्वायर्ड करेगा। सो दैट एबिलिटी विल बी कॉल्ड एज एक्वायर्ड एबिलिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से इम्यूनिटी भी दो टाइप की हुई, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी इट्स इनबॉर्न, प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, यानी कि पैदा होने के बाद बच्चा या जो बच्चा है बड़ा होने के बाद वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके अपने अंदर लेकर आएगा, और ये इनेट वाला उसको बाय बर्थ मिलेगा। ठीक है, दूसरा फ़र्क है, इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉट स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि ये किसी ठराविक के विरुद्ध नहीं होती है, किसी के भी हर किसी के खिलाफ रहती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक पैथोजन। तो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक समझो, अभी जैसे अपन कोई बाहर गांव को गए, मुंबई वगैरह, तो वहाँ स्टेशन पे अपन किसी को जानते नहीं हैं, तो अपने बैग के पास कोई भी अगर आता जाता व्यक्ति रहेगा तो अपन उसको थोड़ा सा देखेंगे क्या बात है, बैग चुराने आया है, कौन है, क्या है बैग के लिए, थोड़ा सा उसके हर आदमी की तरफ अपन थोड़ा सा जागरूक रहेंगे और उसको नोटिस करेंगे उसको। लेकिन यही अगर अपन जब क्लास में बैठे हैं, घर कहीं पार्टी में हैं, और वो पार्टी में या वो क्लास में किसी एक बच्चे को या कोई एक आदमी विशेष के ऊपर डाउट है कि भाई ये आदमी पैकेट निकाल लेता है पार्टी में, तो वो एक ठराविक आदमी करीब आया तो अपन अपने पास थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, बाकी दूसरे रहेंगे तो अपन ईजी रहेंगे। तो दैट इज़ स्पेसिफिक, एक ठराविक व्यक्ति विशेष के ऊपर ही एक्टिव रहने का। और इनेट इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक, मतलब किसी को भी नहीं आने देती, वो बॉडी के अंदर हर एक के खिलाफ ही काम करती है। सो इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक विशिष्ट पैथोजन के खिलाफ वो लड़कर वो इम्यूनिटी हासिल करेगा, इसलिए उसको बोलेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इनेट नेचुरल है एंड एक्वायर्ड इज़ एडेप्टिव, हेल्प एनिमल टू अडॉप्ट द अटैक बाय पैथोजन। मीन्स ये इनेट तो नेचुरली मिलेगा, नैसर्गिक तरीके से सभी को मिलेगा, लेकिन एक्वायर्ड वाला ये बच्चे को या इंडिविजुअल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि अपने पैथोजन से लड़ने के लिए अपने को काम में आएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ वी विल क्लासीफाई द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज़ बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। बैरियर मीन्स अड़थड़े होते हैं कि इसमें कुछ अपने बॉडी में ऐसे कुछ रुकावट आ जाती है जिसके कारण पैथोजन अपने बॉडी में नहीं आ पाता है। जैसे कि कोई मिरोनुक वगैरह निकलती है तो पुलिस बैरिक्स लगाती है कि रास्ता इधर से बंद कर देते हैं कि वो मिरोनुक वाले अपने गली में नहीं आने का, रोड से इधर नहीं जाने का। तो वैसे ही अपने बॉडी में नैसर्गिक तरीके से कुछ बैरियर्स लगाए हैं जिसके कारण अपने को रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है। तो दीज बैरियर्स आर फर्स्ट ऑफ टाइम दैट इज़ एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर मीन्स अपने बॉडी के अंदर का ही कोई पार्ट
इज एक्ट एज ए बैरियर फॉर द पैथोजन, कि बॉडी के अंदर का अपने बॉडी का ही कोई पार्ट पैथोजन को बॉडी के अंदर नहीं घुसने देता है। फॉर एग्जांपल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन अपने बॉडी के ऊपर कितने भी पैथोजन बैठने दो, जैसा कोरोना में अपन देखा है कि बाहर कितना भी कुछ भी रखा है, घर में आके साबुन से हाथ धो लो, पैथोजन चला जाएगा। क्यों? पैथोजन तो हाथ पे बैठा था, फिर क्यों नहीं गया अंदर वायरस? साबुन से हाथ धो लिए, साफ़ हो गया। मतलब स्किन एक्टिंग एज एन बैरियर, कि स्किन अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से कोई पैथोजन अंदर नहीं आने देता। अब ये स्किन आउटसाइड से। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये भगवान ने अपने को बाहर साइड से बॉडी कवर करके स्किन दिया है, वो भी बैरियर है। और जहाँ पे अपने बॉडी ओपनिंग्स है, जैसे कि माउथ वगैरह, तो माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। वो म्यूकस मेम्बर जो गीली मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ आल्सो एक्ट एज ए बैरियर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एनाटॉमिकल बैरियर। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि अपने बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जिसके कारण पैथोजन की ग्रोथ या तो रुक जाती है या फिर वो पैथोजन नष्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच एंड बॉडी सिक्रेशन। कि अपने बॉडी में एक मेन होता है कि कुछ भी हुआ, जैसा कोरोना में अपन ने देखा था कि मेन सिम्टम इज़ हाई फीवर। तो ये फीवर जो हुआ है ये पैथोजन के कारण नहीं है, ये अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है कि वो ये बोलती है कि कोई भी पैथोजन जब अपने बॉडी के अंदर आता है तो उसको नष्ट कर दिया जाए हाई टेम्परेचर देकर। इसके लिए अपने इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसके कारण अपने को बुखार आता है। तो कोई भी इन्फेक्शन का डिसीज़ होगा तो जनरली आपको बुखार आएगी पहले, तो इट्स नथिंग बट एन इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा है पीएच। पीएच मीन्स जो एसिडिक और अल्कली होती है। तो पेट के अंदर अपन देखते हैं कि एसिडिक कंडीशन होता है, डाइजेशन चैप्टर में अपन ने देखा। तो पेट की जो एसिडिक जूसेस होते हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन। जो भी अपन खाना खाते हैं, मुंह से जो भी पैथोजन पेट में जाता है, उसको वो एसिड के ज़रिए मार दिया जाता है ताकि अपने को कोई हानि ना पहुंचे। दूसरा, अपने मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है। और दूसरा बॉडी के सीक्रेशन, लाइक जैसे कि अपने ठीक है मुंह से हो गया, स्किन से बॉडी रुक गई, लेकिन आँख अपनी जो है, आँख के अंदर भी बॉडी ओपन होती है, वो ऑर्गन अपना एक्सपोज है एटमॉस्फेयर को। गाड़ी चला रहे, जैसे कीड़ा आँख में जाता है तो पैथोजन भी जाएगा, तो फिर वो पैथोजन या वो बैक्टीरिया या वायरस अपने बॉडी में ना जाए, इसके लिए अपने बॉडी के अंदर आँख में जो होते हैं टीयर ग्लैंड्स होते हैं विच सीक्रेट्स द टीयर्स। तो ये टीयर्स के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम बैक्टीरिया या पैथोजन को मार देते हैं। इसके लिए जब कभी कीड़ा अपने आँख में कुछ कचरा जाता है तो आँख से पानी आना चालू हो जाता है। तो दिस आल्सो एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड द स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट इन द टीयर इज़ द लाइसोजाइम। याद रखो, लाइसोजाइम ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि अपने आँख में, आंसू में रहता है और ये पैथोजन को मारने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द फाइगोसाइटिक बैक्टीरिया। फाइगोसाइटिक मीन्स फाइगोसाइटिक बैरियर्स। फाइगोसाइटिक मीन्स खाने का। तो कुछ अपने अंदर अपन ने सर्कुलेशन चैप्टर में देखा था कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ WBC विच यूज टू इनगल्फ द पैथोजन। तो ये ऐसे ब्लड के सेल्स होते हैं अपने, जिसको जनरली मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ये जब कभी अपने ब्लड में या बॉडी में जहाँ कहीं भी पैथोजन दिखता है उनको, तो उनको ये खा लेते हैं। और सेल ने सेल को खाना, दैट इज़ कॉल्ड एज फाइगोसाइटोसिस। तो ये फाइगोसाइटोसिस भी एक बैरियर है। और लास्ट है इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेटरी बैरियर यानी कि सूज आना। तो जब कभी इन्फेक्शन कुछ होता है, कुछ भी कीड़ा काटा कुछ हुआ, तो अपने को क्या हो जाता है, उधर दर्द तो होता है, साथ में सूज आ जाती है, रेडनेस होता है। तो ये सिम्टम्स है, दीज सिम्टम्स आर डेवलप बाय आवर इम्यूनिटी। कि क्यों होता है कि अपन देखते हैं कि छोटा सा कीड़ा काटता है और उधर वहाँ सूज के इतना मोटा हो जाता है। तो ये इम्यून सिस्टम ऐसे रिस्पॉन्स देता है कि वहाँ पर अपनी बॉडी के लिक्विड जो भी है वहाँ पर थोड़ा सा भर जाते हैं, और ताकि जो इन्फेक्शन हुआ है उसको डाइल्यूट कर सकें। कि जो कीड़ा काटा है या कुछ पैथोजन आया है, उसका जो सीक्रेशन है उसको वहाँ पर सीक्रेशन ज़्यादा मिलाकर उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, ताकि अपने बॉडी पे ज़्यादा हानि ना पहुँचे। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। नेक्स्ट है अपना अभी ये अक्वायर्ड। ये सारे बैरियर्स जो है ये आएंगे अपने इनेट इम्यूनिटी में।
अब इन्नेट इम्यूनिटी जो अपने को बाय बर्थ से मिली है और इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, तो हर एक के खिलाफ काम में आती है ये, दैट इज़ नो स्पेसिफिक। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ द अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे बोला मैंने कि इसको बर्थ के बाद इंडिविजुअल को अक्वायर्ड करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। तो ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेन इज़ ऑफ टू टाइप, अक्वायर्ड एक्टिव एंड अक्वायर्ड पैसिव। अक्वायर्ड एक्टिव में होगा कि इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ पैथोजन और वैक्सीन, कि ये अपने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर एक्टिव होगा। कि मतलब जब कभी कोई पैथोजन, कोई कीटाणु बॉडी में जाएगा तो अपने अंदर का इम्यून सिस्टम वो कीटाणु के साथ लड़कर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना सीख लेगा और अपने को इम्यूनिटी आ जाएगी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो दूसरा है पैसिव, अक्वायर्ड पैसिव वाला, तो ये क्या होता है कि इसमें भी बॉडी अपने अक्वायर्ड करती है, लेकिन दे अक्वायर्ड द रेडीमेड एंटीबॉडीज़। मतलब अपनी बॉडी को बाहर से, जैसे अपने को अगर बुखार आ गया, पेट खराब हो गया, संडास हो गई, कुछ हो गया, तो अपने को डॉक्टर गोली लिखते हैं एंटीबॉडीज़, तो वो बाहर से एंटीबॉडीज़ रहती है, खाली है तो अपनी बॉडी में इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो ये एंटीबॉडीज़ जो है इट इज़ ऑल्सो कंटेंट द एंटीबॉडीज़, बट इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी बट इट इज़ सीक्रेटेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म ने एंटीबॉडीज़ बनाया है वो एंटीबॉडीज़ लेकर अपन उसका ड्रग बनाते हैं और वो पेशेंट को दे देते हैं, जिसके कारण पेशेंट का इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट वी सी अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो कि बॉडी ने पैथोजन के खिलाफ लड़कर हासिल किया है, ये अगेन इज़ ऑफ टू टाइप। ये टू टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल यानी कि ये खुद से होगा, मतलब कोई पैथोजन खुद से खुद बॉडी में आएगा, इन्फेक्शन होगा, वो पैथोजन के खिलाफ लड़ेगी बॉडी और अपने को इम्यूनिटी मिल जाएगी। और आर्टिफिशियल में क्या होता है कि इट इज़ थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीन आपको पता है कि व्हाट इज़ वैक्सीन, पोलियो के खिलाफ अपन पोलियो का टीका लेते हैं या कोई भी बीमारी के खिलाफ, तो वो बीमारी के खिलाफ का जो अपन टीका लिया है, पोलियो का टीका, पोलियो के टीके में रहेगा पोलियो के ही कीटाणु, लेकिन वो हाफ किल्ड और डेड होते हैं। तो वो मरे हुए, आधा मरे हुए या हाफ मर्डर बैक्टीरिया वो वायरस को अपनी बॉडी उनके साथ लड़कर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सीख लेती है। तो लेकिन ये अपने को अपनी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई किसके कारण हुई कि अपन ने वो पेशेंट को वैक्सीन दिया, पोलियो का टीका दिया, तो ये मैन के इंटरफेरेंस से हुई। तो जो मानव के हस्तक्षेप करने के कारण हुई, दैट विल बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट है अपना अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स के नैसर्गिक तौर पर इंडिविजुअल को बाहर से एंटीबॉडीज़ मिलेगी, क्योंकि ये पैसिव वाला है। पैसिव वाला मतलब बाहर से रेडीमेड मिलना। तो नेचुरल तरीके से बॉडी एंटीबॉडीज़ मिलना मतलब होता है इसमें, जैसे कि डेवलप्ड बाय नेचुरल ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अभी माँ से बच्चे को दुनिया में आते समय भगवान को पता है कि ये दुनिया में जहाँ बच्चा जा रहा है इसको बहुत सारे वहाँ पे पैथोजन भगवान नहीं बनाए हैं, तो वो बॉडी में बच्चे को इन्फेक्शन ना करे, इसके लिए बोलकर बच्चे को माँ के पेट से जन्म आते समय ही कई सारा एंटीबॉडीज़ मिल जाती है। इट इज़ बिफोर बर्थ एंटीबॉडीज़ मूव अक्रॉस द प्लेसेंटा, कि आगे अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में है अपने को पूरा बर्थ ऑफ चाइल्ड के अंदर, तो उसमें देखेंगे कि जो वहाँ का प्लेसेंटा रहता है उसके थ्रू बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिलते रहते हैं। कब? बिफोर बर्थ, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में ही है। आफ्टर बर्थ होने के बाद इट इज़ थ्रू कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम मीन्स जो फर्स्ट मिल्क होता है बच्चे को, वो फर्स्ट मिल्क के अंदर इट इज़ वेरी रिच इन एंटीबॉडीज़। तो जो पहला मिल्क आता है बच्चे के लिए उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होती है, ताकि बच्चा जब पहली बार ये दुनिया में आया है तो उसको इन्फेक्शन ना हो, उसको डिसीज़ ना हो, इसके लिए नेचुरली द एंटीबॉडीज़ आर प्रोवाइडेड फॉर हिम। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ये होगा डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ यूजिंग सीरम फ्रॉम ह्यूमन्स और एनिमल्स।
तो दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल्स के सीरम को यूज़ करके अपन एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, फिर बाद में वो इंजेक्शन या फिर टैबलेट के रूप में अपन जब देते हैं पेशेंट को, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इस तरीके से टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम अपन ने देखा है। सो अभी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, वो तो नेचुरली मिलेगी। सो नाउ वी विल स्टडी द अक्वायर्ड इम्यूनिटी कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और उसके क्या खासियत है। सो द यूनिक फीचर ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी की खासियत दो चार है। इसमें सबसे पहले स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मीन्स ये ठराविक होती है, इज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स। मतलब कई सारे हज़ार मॉलिक्यूल्स भी है फॉरेन बाहर के, तो ये सभी को ठड़क करने से हर एक को स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक पैथोजन को ये पहचानती। दूसरा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स। मतलब हज़ारों लाखों टाइप के बैक्टीरिया पैथोजन है, तो भी ये सभी को पहचानती है। ऐसे नहीं कि 2 को 4 को पहचानेंगे, कई करोड़ों टाइप के भी पैथोजन हैं, तो वो इम्यूनिटी हर एक को स्पेसिफिक पहचानेगी, दैट इज़ डाइवर्सिटी। एंड थर्ड इज़ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब इसको अपना पराई की तमीज़ होती है कि ये अपने सेल को, इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ओन बॉडी सेल्स एंड द फॉरेन सेल्स, कि ये अपने बॉडी सेल्स को और फॉरेन सेल को यानी कि बाहर के सेल्स को पहचानेगी। तो देखो अपने 11th में जो एक चैप्टर हुआ था एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के अपन ने देखा था कि जब किडनी फेल्यूर में अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन तो मतलब एक ही ऑप्शन होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन टाइम बीइंग वी हैव टू डू द डायलिसिस। तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी अपन ने देखा था कि पेशेंट को किडनी रिजेक्ट हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द इम्यून सिस्टम, कि ये इम्यून सिस्टम के अंदर डिस्क्रिमिनेट होती है कि वो बॉडी पेशेंट के इम्यून सिस्टम पहचान लेती है कि ये जो किडनी बाहर से लगा हुआ है ये पेशेंट की बॉडी का नहीं है, ये बाहर का है। तो फिर वो इम्यून सिस्टम वो पेशेंट के नवा किडनी बिठाए हुए उसके विरुद्ध काम करती है और किडनी को ख़राब कर दी थी। तो इसके लिए अपने को क्या क्या करना पड़ा था, वी हैव टू गिव द इम्यून सप्रेशन ड्रग, कि इम्यून सिस्टम को चुप बिठाने के लिए अपने को वो पेशेंट को कंटिन्यू लाइफ टाइम औषध देना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट क्वालिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मेमोरी, कि मेमोरी यानी कि ये याद रखती है। द इम्यून सिस्टम रिमेन्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इन्फेक्शन एंड व्हेन द सेकेंड टाइम सेम इन्फेक्शन अकर्स देयर इज़ ए क्विकर एंड स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस। कि जब कभी एक बार कोई पैथोजन के खिलाफ अपनी बॉडी लड़कर इम्यूनिटी माने के जीत लेती है, तो वो कौन से एंटीबायोटिक बनाकर पैथोजन को मारा है उसने, वो पैथोजन और उसके खिलाफ बनाया हुआ जो एंटीबॉडी है वो याद कर लेती है अपने बॉडी में, हमेशा वो मेमोराइज रहता है। तो जब कभी 2 साल 10 साल 50 साल कभी भी जब दूसरी बार इन्फेक्शन होगा, दूसरी बार वही पैथोजन आएगा, तो अपना इम्यून सिस्टम को वो याद रहता है उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी चाहिए, जल्दी से अपनी इम्यून सिस्टम वो एंटीबॉडी बनाती है और वो पैथोजन पे डालकर उसको मार देती है। तो ये 4 स्पेसिफिक क्वालिटी है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की। ठीक है, सो इस तरीके से अपन ने इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन, इम्यून सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स सारे देखा है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी जो बुक में है आपका चैप्टर उसको अपन लाइन टू लाइन देखते हैं। अब एनसीईआरटी के चैप्टर में भी यही चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और स्टेट बोर्ड के भी, लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर से थोड़ा सा स्टेट बोर्ड में मुझे डीप लिखा और पॉइंट वाइज है, तो इसलिए मैं स्टेट बोर्ड की बुक रेफ़र करता हूँ। आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ो, और अगर एनसीईआरटी में का कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझता है तो वो भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, लेकिन इसके अंदर सारे पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कवर है। ठीक है, तो वी विल गो बाय लाइन। सो हियर हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स absence ऑफ डिसीज़ और फिजिकल फिटनेस, कि हेल्थ है मतलब खाली उसको बीमारी होना यही हेल्थ नहीं होती है, या फिजिकल फिटनेस ही हेल्थ नहीं होती है जैसे मैं आपको बोला। सो इन फैक्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई डिफाइन हेल्थ,
तो एप्टली डिफाइन हेल्थ मतलब खाली इस तरीके से हेल्थ को डिफाइन करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हेल्थ का डेफिनेशन दिया है वो इस तरीके से। तो हेल्थ इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द absence ऑफ डिसीज़ और इन्फर्मिटी। मतलब अकॉर्डिंग टू WHO ने ये बोला है कि डिसीज़ मतलब वो हेल्थ मतलब खाली कोई डिसीज़ नहीं होना, यही नहीं है, बट इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली absence ऑफ डिसीज़। कि खाली बीमारी नहीं होना यही हेल्थ नहीं है, लेकिन उसके अंदर कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग यानी कि अच्छा रहना चाहिए, उसका फिजिकल भी अच्छा रहना चाहिए, मेंटल भी अच्छा रहना चाहिए और सोशली भी वो ऑर्गेनिज्म अच्छा रहना चाहिए। देन एंड देन ओनली वी विल कंसिडर इट एज ए हेल्दी। सो इन शॉर्ट हेल्थ इज़ हेल्थ इज़ बर्थ राइट ऑफ ह्यूमन्स। तो हेल्दी रहना हर एक का अधिकार है। सो हेल्थ आल्सो रिफ्लेक्ट द मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल इफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हेल्थ वो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है, कितना इफ़िशियंट है, ये भी बताता है। कि जैसे अपने अंदर यंग रहते हैं तो मेटाबॉलिज्म अपना अच्छा एक्टिव रहता है, तो अपनी हेल्थ भी अच्छी रहती है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ओल्ड होते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म वीक होकर उनको प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे अपन ने देखा है कि इसके अंदर बीपी में, सर्कुलेशन चैप्टर में देखा है कि बीपी जो होता है जनरली अपने मतलब पेशेंट्स को एज बढ़ने के बाद होता है। वही ऑर्गेनिज्म पहले जब छोटा था, बच्चा था, यंग था, तो उसको बीपी नहीं थी, लेकिन यही जब बाद में बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है उसके अंदर बीपी का प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों आता है? अपन ने सर्कुलेशन चैप्टर में देखा है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस वाला प्रॉब्लम, कि उसके रक्त वाहिनियों में लवचिकता कम हो जाती है, तो ब्लड फिर बहते समय उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है और उसका बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारे फिज़िकल कारण हैं कि जिसके कारण एज, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी है उसकी, तो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ कंडीशन भी अच्छी रहेगी। जैसे जैसे उसके अंदर का मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल इफिशिएंसी ऑफ मेटाबॉलिज्म कम होता जाएगा, उसकी हेल्थ भी कम होती जाएगी। सो हाइजीन इज़ ए साइंस ऑफ रूल्स ऑफ हेल्थ। हाइजीन यानी कि स्वच्छता। स्वच्छता भी अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्वच्छ रहने के वजह से अपने को हेल्थ रहने में मदद मिलती है बहुत सारी। सो to achieve good health, it is therefore necessary that we have hygiene, balanced diet, clean drinking water, personal and community hygiene, regular physical exercise, knowledge about disease and their effect on body, proper disposal of waste and control of vectors। तो हेल्दी रहने के लिए ये सारा कुछ होना ज़रूरी है। कि क्या क्या है इसके अंदर? पहला तो हाइजीनिक बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, वो भी अच्छा वाला, स्वच्छ। दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का स्वच्छ पानी। पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, कि अपन भी साफ़ रहना है और अपने आजू बाजू का परिसर भी साफ़ रखना है। दूसरा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, कि अपनी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी अपन ने करना है और दूसरे डिसीजेस के बारे में मालूमात भी रखना है, नॉलेज अबाउट डिसीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। कि कोई भी डिसीज़ हुआ है तो उसका सिम्टम क्या होगा, उसकी लक्षण क्या होगी। जैसे कोविड चल रहा है तो अपन देखते हैं कि कोविड हुआ तो क्या होता है, क्या उसमें लक्षण होते हैं, ये पहले अपन मालूम करना। तो ये उसके मेन कारण रहेगा। दूसरा उसके बाद है एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि अपना घान कचरा भी अपन ने बराबर डालना चाहिए, वो इधर उधर नहीं फेंकना है। एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स यानी कि जो बीमारियां लाती है, फैलाती है, जैसे कि अपने मक्खियां जो होती, ये किसी भी गंदे पे बैठेगी, वहाँ का बैक्टीरिया पैथोजन ला के अपने खाने पे बैठेगी और अपने को बीमारी ट्रांसफ़र करेगी। तो वेक्टर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है हेल्थी रहने के लिए। सो एवरी डे वी आर एक्सपोज टू वेरियस फॉरेन बॉडीज़ इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, एक्टेरिया। तो दिन पे दिन अपने अंदर कई सारे वायरसेस और फॉरेन बॉडीज़ आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। बिकॉज वी नो बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर, या हवा में भी है, पानी में भी है, ज़मीन पे भी है, मट्टी में भी है, हर जगह रहता है। तो अपने को कहीं से भी इसकी लागन हो सकती है। सो डिस्पाइट कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू वेराइटी ऑफ पैथोजन मोस्ट ऑफ अस रिमेन हेल्दी। क्या जब ये अपने को पता है कि हर जगह बैक्टीरिया है, तब भी अपने को कोई बीमारी नहीं होती है, अपन हेल्दी रहते हैं।
ये क्योंकि अपने बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है कि अगर बाहर से बैक्टीरिया या पैथोजन आता भी है तो अपनी बॉडी के अंदर का इम्यून सिस्टम उसको मार देता है. सो दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ दीज फॉरेन बॉडीज़, कि अपने बॉडी के अंदर ऐसी ताकत है कि अपन ऑलमोस्ट ऑल फॉरेन बॉडीज़ यानी कि अपनी बॉडी के बाहर के बॉडीज़, तो बाहर अपने बॉडी से बाहर के जो बैक्टीरिया या जो भी बॉडीज़ पैथोजन अपने अंदर आएंगे उनको मार देने की अपने अंदर क्षमता होती है. सो दिस सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन एजेंट इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम. तो ये जो प्रणाली है अपने अंदर जो कि बाहर से आए वाले पैथोजन को मार देने में सक्षम होती है, इसी प्रणाली का नाम, इसी सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम होता है. तो रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द डैमेज और डिसीज़ थ्रू आवर डिफेंस मैकेनिज्म. तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ये एक ऐसी अपने अंदर ताकत है जिसको अपन रोग प्रतिकार शक्ति बोलते, कि रोग होने में अपने बॉडी ने प्रतिकार दिखाया हुआ, कि अपोज किया हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफेंस मैकेनिज्म, कि रोग प्रतिकारक शक्ति अपने बॉडी में बचाव क्षमता लेके आने वाली शक्ति. ठीक है, तो इसी को अपन इम्यून सिस्टम बोलते हैं. तो नाउ वी विल सी इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होता है? तो द टर्म इम्यूनिटी has traditionally referred to as the resistance exhibited by the host towards injury caused by pathogens and their products. के immunity ऐसे ट्रेडिशनल वर्ड है, रेफर टू एज द रेजिस्टेंस यानी कि रोग को जो प्रतिकार करना, रेजिस्टेंस करना यानी कि प्रतिकार करना, अपोज करना. एग्जिबिटेड बाय द होस्ट मतलब अपनी बॉडी ने प्रतिकार अपोज दिखाया, किसको? इंजुरी कॉज्ड बाय द पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट, कि एक आधा बैक्टीरिया आया या फिर एक आधा पैथोजन अपनी बॉडी में आया और उसने कुछ केमिकल सीक्रेट किया, तो वो केमिकल से हानि अपने को ना पहुंचे, उसके लिए अपने बॉडी ने जो प्रतिकार दिखाया है, जो अपोज दिखाया है, उस प्रतिकार को, उस अपोज को बोलते हैं इम्यूनिटी. सो हाउएवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस इज ओनली one of the many consequence of immune response. So the protection against infectious diseases is only one of the many consequences of immune response, कि जो अपने को इन्फेक्शियस डिसीजेस से होने के बाद भी अपने को प्रोटेक्शन मिलता है, कि सर्दी पड़ता है तो बाजू एक छींक मारता है तो सभी को सर्दी नहीं होती है, एक आध को होती है, बाकी लोगों को नहीं होती. तो जिनको नहीं हुई है वो इसी के वजह से नहीं हुई कि उनके अंदर की रोग प्रतिकारक शक्ति, दैट इज़ इम्यून सिस्टम, वो स्ट्रॉन्ग है. इम्यून रिस्पॉन्स विच इज़ द एंटायरली कंसर्न विद द रिएक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन. एंटीजन यानी कि बाहर से आने वाला जो भी अतिथि है, जो भी आने वाला फॉरेन बॉडी है, उसको बोलते हैं एंटीजन. तो ये एंटीजन के विरुद्ध होती है, इसके कारण अपने को इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है और वो आए वाले एंटीजन का अपने बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है. सो इम्यूनिटी इज़ इन फैक्ट द फ्रीडम और एग्जेम्प्ट, मतलब इस तरीके से क्या हो गया, इम्यूनिटी अपने लिए एक आज़ादी है, एक एग्जेम्प्ट है कि बाहर से पैथोजन आएगा भी तो अपने को बीमारी नहीं होगी. ये अपने लिए एक स्वतंत्रता अपने को मिली है अपने बॉडी में, दैट इज़ फ्रीडम और एग्जेम्प्ट. So the concept of immunity is believed to be started by Edward Jenner. तो ये साइंटिस्ट का नाम है जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है. सो ही डेवलप्ड काउपॉक्स वैक्सीन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो इन्होंने पहले जो काउपॉक्स की वैक्सीन बनाई है जिसको फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स देवी वगैरह अपन बोलते हैं वो बीमारी, मिजल्स, तो ये इसके खिलाफ इन्होंने टीका बनाया था. सो इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, कि अभी अपन ये जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, ठीक है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर कौन सी फैकल्टी आएगा, तो ये इसको इस ब्रांच को बोलेंगे इम्यूनोलॉजी. तो इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंसेस एंड देयर रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन बाय पैथोजन. तो ये इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में और रेजिस्टिंग इन्फेक्शन ऑफ बाय पैथोजन, इसको कंट्रोल करने में अपना बॉडी क्या ऐसे सक्षम है, ये सारा ये सिस्टम में, ये ब्रांच में पढ़ा जाता है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक
So the most important characteristic of the immune system is that it distinguishes self, body's own cell and non-self foreign. मतलब ये अपने बॉडी के सेल्स को और बाहर से आए वाले पैथोजन को पहचानती है, ये इसकी सबसे खास बात है. सो द इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द इन्वेडर्स. इसी के कारण ये अपने सेल को ना खराब करके बाहर से आए वाले पैथोजन को ही मारती है. सो एनी फॉरेन सब्सटेंसेस इन्वेडिंग बॉडी and capable of stimulating an immune response is called as antigen. तो अभी एंटीजन किसको बोले? तो एंटीजन कैन बी ए सब्सटेंस, मतलब एक आधा सब्सटेंस हो सकती है कि कोई भी केमिकल या कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, या फिर कोई एक बाहर से आने वाला पैथोजन या कोई सजीव हो सकता है बॉडी में, पैथो जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, एनीथिंग. लेकिन ये केमिकल या फिर ये बाहर से आने वाली बॉडी क्या सक्षम होनी चाहिए कि इट शुड बी कैपेबल फॉर स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, कि इसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि ये अपने अंदर की इम्यून सिस्टम को जागरूक कर सके. सो देन दैट केमिकल और दैट ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज एंटीजन. तो फिर उस केमिकल को या फिर उस सब्सटेंस को या फिर उस बाहर से आए वाले पैथोजन बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? एंटीजन. कि अगर कोई पैथोजन आता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा या कोई केमिकल आएगा और अपने बॉडी से गुजर जाएगा, अपने को कुछ रोग नहीं करेगा, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एंटीजन. जैसे कि फूड, अपन खाना खाते हैं, अपने बॉडी में आता है, लेकिन वो अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिव नहीं करता है, स्टिमुलेट नहीं करता है. सो देन दिस फूड विल नॉट बी कॉल्ड एज एंटीजन. अंडरस्टैंड? तो फूड जैसे अपने बॉडी के अंदर आया लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव नहीं किया, तो इसके लिए अपन फूड को एंटीजन नहीं बोलेंगे. लेकिन कोई दूसरा केमिकल या दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है और अपने बॉडी के अंदर की इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है, तो देन दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज एंटीजन. रिमेंबर, एंटीजन बाहर से आए वाला केमिकल या ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है कि जो अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा. ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन एंटीजन बोलेंगे. सो द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन इज कॉल्ड एज एंटीबॉडीज. कि अब एंटीबॉडी किसको बोले? कि वो एंटीजन जो बाहर से आया है और जिसने अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिव किया है. तो इम्यून सिस्टम अपना एक्टिव होने के कारण जो वो बाहर से आए वाले एंटीजन के विरुद्ध में जो अपना इम्यून सिस्टम विष बनाया है, केमिकल बनाया है, दैट केमिकल और दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज एंटीबॉडीज. तो पहले बाहर से आएगा एंटीजन और उसके रिस्पॉन्स में अपने बॉडी में बनेगा एंटीबॉडीज. समझा? एंटीजन बाहर से आए वाला और अपने बॉडी ने उसके विरुद्ध में बनाए वाला केमिकल एंटीबॉडीज. ठीक है? सो द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एज इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड और अडॉप्टिव इम्यूनिटी. तो अपन ने क्लासिफिकेशन में आपको बताया मैंने कि बेसिकली इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, इनेट एंड एक्वायर्ड. इनेट आपको बर्थ से मिलेगी, एक्वायर्ड आपको बर्थ के बाद एक्टिविटी कर आपको एक्वायर्ड करना पड़ेगा. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दिस. ठीक है? सो फर्स्ट अपन देखेंगे इनेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी. सो इनेट इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर जेनेटिक मेकअप. के कोई ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप मतलब उसके अंदर जो जीन्स है उसी के कारण ही उसको बॉडी को उसके बर्थ से ही उसको इम्यूनिटी मिलती है. तो दैट विल बी कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी. सो इट इज़ द नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये नैसर्गिक बर्थ के साथ मिला हुआ डिफेंस सिस्टम होता है अपने बॉडी का. सो इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय प्रियर कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यूनाइजेशन. मतलब इसको आपने टीका दिया है या नहीं दिया है, या बाहर से कोई पैथोजन बॉडी में आया है या नहीं आया है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है. ये हर एक को पहले से ही बर्थ से मिली हुई होती है. इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण. सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, कि कोई एक स्पेसिफिक के विरुद्ध नहीं होती है, ये हर एक के विरुद्ध होती है. आपको बताया पहले ही अपन ने डिस्कस किया है. तो व्हेन इट इंडिकेट्स ए डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इन जनरल और स्पेसिफिक वेयर रेजिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर पैथोजन इज कंसर्न. कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है. when it indicates a degree of resistance to indicate in general इन्फेक्शन इन जनरल. कि मतलब कि वो हर एक इन्फेक्शन से इन जनरल बचने की उसमें क्षमता होती है, या फिर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या पैथोजन के विरुद्ध भी वो रेजिस्टेंस रखती है.
So one form of innate immunity comprises the various type of barrier which prevent entry of foreign agents into the body. कि innate immunity में जनरली बैरियर्स ही होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैरियर, जो बैरियर यानी कि अर्थड़ा, जिसके कारण पैथोजन अपनी बॉडी में नहीं घुस पाता है. सो दीज डिफरेंट बैरियर्स आर इपिथेलियल सरफेस. इपिथेलियल सरफेस यानी कि अपन ने देखा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. So the intact skin of and mucus covering the body protect it considerably against invasion. Invasion यानी कि घुसखोरी, invasion by microorganism. तो अपने बॉडी के ऊपर का जो स्किन है और म्यूकस कवरिंग है, ये पैथोजन को अपने बॉडी के अंदर घुसने से रोकता है. ठीक है. So the healthy skin possesses bactericidal activity. कि जो स्किन अच्छी स्वस्थ होती है, हेल्दी होती है, तो हेल्दी स्किन के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी. बैक्टीरियसाइडल मीन्स बैक्टीरिया को मारने वाली. बैक्टीरियसाइडल एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट. कि अपने स्किन के ऊपर से जो स्वेट निकलता है, घाम निकलता है, उसके अंदर जो आप देखते होंगे कभी कपड़े के ऊपर कपड़े के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा घाम रुक गया तो डार्क कलर के कपड़े के ऊपर वाइट ऐसे डिज़ाइन बन जाता है. तो ये वाइट डिज़ाइन जो होता है, इट इज़ नथिंग बट द साल्ट. तो ये अपने घाम के अंदर, स्वेट के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन जो ज़्यादा होता है, ये भी अपने को रोग प्रतिकारक शक्ति में एक बैरियर बोल के काम करता है. ठीक है. एंड द सेबेशियस सिक्रेशन यानी कि अपने जो सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन है, चेहरे पे जो तेल वगैरह आता है, डेट इज़. तो सेबेशियस सिक्रेशन एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हैव बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़. तो ये जो अपने चेहरे पे या बॉडी पे जो सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन, तेली ऑयली सिक्रेशन निकलता है, उसके अंदर क्या होता है कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होती है, जो कि फैटी एसिड ऐसी फैटी एसिड होती है जिसके अंदर बैक्टीरियासाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टी यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाली और फंगी को मारने वाली प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. सो द म्यूकोसा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज़ सेवरल इनेट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस. तो बॉडी के अंदर का अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखे हैं कि म्यूकोसा होता है. म्यूकोसा यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन. कि अपने नाक के अंदर भी अपन देखते हैं कि गीला होता है, उसके अंदर भी ट्रैकिया के अंदर, लंग्स के अंदर भी जो गीलापन होता है, वो जो इंटरनल लेयर है, दैट इज़ म्यूकोसा. So internal layer of respiratory tract is called as mucosa. So the mucosa of the respiratory tracts have several innate mechanism of defense. कि अपने respiratory tract के अंदर पहले से ही कुछ mechanism होता है, कि कुछ setting होती है कि बैक्टीरिया या वायरस कोई अपने बॉडी के अंदर ना आए. So the nose prevent entry of microorganism to the large extent. कि जैसे नाक के अंदर अपन देखते हैं कि जो बाल होते हैं वो बारीक कण, बैक्टीरिया, डस्ट वगैरह को अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकते हैं. प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू द लार्ज एक्सटेंट. द इनहेल्ड पार्टिकल्स बीइंग अरेस्टेड थ्रू एयर्स, इनहेल्ड पार्टिकल बीइंग अरेस्टेड थ्रू एयर एट और नियर द नेसल ओरिफिसेस. ओरिफिसेस यानी कि ओपनिंग, कि नाक की जो ओपनिंग के करीब ही उनको पकड़ लिया जाता है एयर में. जो भी एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बाल और वो म्यूकस जो रहता है उसके कारण. सो दोज दैट पासेस बियॉन्ड आर हेल्ड बाय म्यूकस लाइंग द इपिथेलियम एंड आर स्वेप्ट बैक टू फेरेनिक्स वेयर दे टेंड टू swallowed और कफ्ड आउट. तो ये तो जो पहले एयर से बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल पकड़ लिया जाएगा, जो कि अपने नाक के अंदर मैल आता है, वो मैल वो उसी से ही बनता है. और अगर कोई एयर के साथ कुछ पार्टिकल अगर वो अंदर चले भी जाते हैं, तो अंदर का अलग जो अंदर का जो अपने इपिथेलियल सिस्टम है, मतलब जो इंटरनल एयर पैसेज है, एयर पैसेज के अंदर भी जो इपिथेलियल लेयर मतलब जो कवरिंग है वो भी गीला होता है, और वो गीले के अंदर उसको पकड़ लिया जाता है, वो ट्रैप कर लिया जाता है, और वो उसको फिर बाद में स्लाइड करके फेरिनिक्स यानी कि जो अपने गले में होता है वहाँ भेजा जाता है नाक से, जहाँ पे वो फूड पाइप के अंदर चला जाएगा, स्वैलोड यानी कि निगल लिया जाएगा. जब थोड़ी देर को अपन ऐसा निगलते हैं थूक, तो वो थूक के साथ वो पेट में चला जाता है और वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बैक्टीरिया को पेट के एसिड में. और अगर स्वैलोड नहीं हुआ तो अपने को
खांसी आती है और अपन उसको थूक देते हैं। सो द कफ रिफ्लेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कि जो खांसी आती है, जो अपन ने देखा है कि कोविड के अंदर भी खांसी आती है, तो ये खांसी का जो है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक का, कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बैक्टीरिया पैथोजन आ गए हैं उसको बाहर निकालने के लिए। द माउथ इज कॉन्स्टेंटली बाथड इन सलाइवा विच हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि अपने मुंह के अंदर कंटिन्यूसली अपने सलाइवा आते रहता है, तो ये सलाइवा बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। इनहिबिटरी इफेक्ट मतलब रोकना, उनकी बढ़ नहीं होने देता है, उनको पैरालाइज कर देता है। सो द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन द स्टमक डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सलाइवा से अगर कोई बैक्टीरिया बच जाएगा तो वो पेट के एसिड कंडीशन में जाकर मर जाएगा। द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन इलिमिनेट बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा, कि जो अपन बार बार दिन में से 2-4 बार पेशाब करते हैं तो वो यूरेथ्रा के अंदर भी जो अगर कोई ओपनिंग है वो भी बॉडी की, वो ओपनिंग के अगर कोई बैक्टीरिया बैठ जाएगा पैथोजन वहाँ पे जाकर, तो जो वहाँ से पेशाब जाएगा वो पानी से जाने से वो बैक्टीरिया भी बाहर फेंक दिया जाएगा। दैट इज़ फ्लशिंग एक्शन। एंड स्पर्मीन एंड जिंक प्रेजेंट इन सीमेन आर एंटीबैक्टीरियल। कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में अपन देखेंगे कि ह्यूमन मेल्स के अंदर स्पर्म्स इज़ ए सब्सटेंस, तो ये स्पर्म के अंदर एक केमिकल होता है डेट इज़ स्पर्माइन, और उसके अंदर जिंक भी होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने में काम में आता है, डेट इज़ एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है। दूसरा बैरियर है द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस इन द ब्लड एंड टिश्यू। सो द कंप्लीट सिस्टम, so antibacterial system, so the complete system contain more than 30 serum proteins circulated in the body in an inactive state, कि अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर नियर अबाउट 30 सीरम प्रोटीन्स है जो कि बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल, दैट इज माइक्रोबियल पैथोजन एक्टिवेट्स द कंप्लीमेंट कैस्केड, यानी कि ये जब पैथोजन की एक्टिविटी आती है, द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन, कि जब बॉडी के अंदर पैथोजन आता है तो ये जो 30 टाइप के जो प्रोटीन्स घूम रहे हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और टू एलिमिनेट द पैथोजन, कि ये एक्टिव होके क्या करते हैं, पैथोजन को एलिमिनेट यानी कि बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है द इंटरफेरॉन आर द क्लास ऑफ साइटोकाइनिन, दैट इज सोल्यूबल प्रोटीन रिलीज्ड बाय वायरली सेल्स इन्फेक्टेड विथ वायरसेस and certain white blood cells to stimulate other cells to protect themselves from viral infection, कि अगर एक आधे सेल को कोई वायरस की लागन होती है तो वो सेल इंटरफेरॉन नाम का केमिकल सीक्रेट कर देता है, और ये सोल्यूबल प्रोटीन होता है। एंड इसका कारण, इसका क्या होता है कि ये एक तो इन्फेक्टेड सेल्स करेंगे और दूसरा ब्लड के अंदर के कुछ WBC जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं, वायरस को खाते हैं, उनको वो करेंगे। क्यों करेंगे कि ये जब इंटरफेरॉन बॉडी के अंदर घूमेगा तो ये ब्लड के साथ घूमते घूमते जो दूसरे सेल्स है जिसके अंदर वायरस नहीं आया है उनको भी एक्टिव कर देते हैं कि भाई होशियार हो जाओ, पैथोजन आ गया है बॉडी में, एक्टिव हो जाओ। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरॉन विच इज़ सीक्रेटेड बाय द सेल्स आफ्टर इन्फेक्टेड बाय द वायरस, कि जो सेल में वायरस आ गया है वो इंटरफेरॉन सीक्रेट करेगा, जो कि अपने ये कोविड के अंदर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलर फैक्टर इन इन्नेट इम्यूनिटी। सेलुलर फैक्टर मतलब कुछ सेल्स होते हैं अपने अंदर कि जो इन्नेट इम्यूनिटी में मदद करते हैं। तो द नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ ब्लड एंड टिश्यू बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स इज mediated to a large extent by phagocytic cells which ingest and destroy them, कि अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि एग्जांपल मोनोसाइट, जो कि बाहर से पैथोजन आने के बाद एक्टिव हो जाते हैं और उनको इनगल्फ यानी कि उनको खा लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो द फैगोसाइटिक सेल्स डिस्ट्रॉयड बाय मिटनिफ इन 18 डिस्कवर्ड बाय मिटनिफ इन 1882, कि ये जो पैथोजेनिक से फाइगोसाइटिक सेल्स है ये साइंटिस्ट ने 1882 में डिस्कवर किया है, और ग्रुप्ड एज माइक्रोफेजेस एंड
मैक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस, मतलब ये दो टाइप के सेल्स हैं। जो छोटे रहेंगे और छोटे छोटे जीवाणु को खाएंगे उनको बोलेंगे माइक्रोफेजेस, और जो बड़े रहेंगे और दूसरे बैक्टीरिया वगैरह को खाएंगे उसको बोलेंगे मैक्रो। माइक्रो बोले तो छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा, दोनों भी खाने वाले सेल होते हैं बैक्टीरिया को, इसके लिए दे आर कॉल्ड एज फेजेस। माइक्रो मीन्स छोटे सेल्स, मैक्रो मीन्स बड़े सेल्स। So they remove foreign particles that enters the body. A class of lymphocyte called as neutral killer, natural killer NK cells is important in non-specific defense against viral infection and tumors. तो एक lymphocyte एक स्पेशल टाइप का lymphocyte है जिसको अपन नेचुरल किलर बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, कि कोई ठराविक नहीं सभी को मारने वाला, वैसा नॉन स्पेसिफिक, अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स कैंसर के वगैरह जो सेल्स गार्ड बन जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट टाइप है फीवर। ये सारे अपन क्या देख रहे हैं, इनहिबिशन बैरियर के नेचुरल इम्यूनिटी में, इन्नेट इम्यूनिटी में जो डिफरेंट टाइप के बैरियर है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट है फीवर। सो इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग द इन्फेक्शन इज ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, कि जैसा पहले मैंने बोला कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो अपनी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। इट हेल्प्स टू एक्सेलरेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग पैथोजन। तो ये टेम्परेचर बढ़ना बॉडी का, ये क्या करता है कि अपने बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ा देता है, एक्सेलरेट यानी कि स्पीड अप करता है। किसके लिए, कि आए वाले पैथोजन को, इन्वेडिंग यानी कि जो बॉडी के अंदर घुस आया है उसको मारने के लिए। फीवर स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन एंड हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। तो कोविड के अंदर जो बुखार ज़्यादा आती है बोलते हैं तो ये इसी के कारण है कि बुखार आने से अपने पेशेंट के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाएगा और वो वायरस को मारकर हेल्दी बन जाएगा। And the next barrier is acute phase protein, that is APPs. So infection on injury leads to a sudden increase in concentration of certain plasma protein, collectively called acute phase protein. कि जब कभी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है या कोई जख्म होती है तो बॉडी के अंदर प्लाज्मा जो ब्लड का होता है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाती है, and these proteins are collectively called as, क्या बोलेंगे उनको, acute phase protein. So these include C-reactive protein CRP, mannose building protein, alpha-1 acid glycoprotein, serum amyloid P etc. तो ये सबको collectively मिलाकर बोलते हैं APPs. So APPs are believed to enhance host resistance, prevent tissue injury and promote repair of inflammatory cell lesions. मीन्स कि ये क्या करता है APPs, इट इन्हांस यानी कि बढ़ाता है क्या, होस्ट रेजिस्टेंस, कि बॉडी का अपना रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, एंड प्रिवेंट टिश्यू इंजुरी, कि अपने बॉडी के टिश्यू को ख़राब नहीं होने देता है, एंड प्रोमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लेशंस, कि जो बॉडी के टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होने के सूज और कुछ खराबी आई है तो उनको दुरुस्त करता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया अभी तक का अपना इन्नेट इम्यूनिटी। सो दिस कम्प्लीटली कॉल्ड एज इन्नेट इम्यूनिटी। ये इन्नेट इम्यूनिटी जो अपने को बाय बर्थ मिलेगी, ये है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है।